हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है आधुनिक इतिहास का विविध। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 210 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। आज का जो सेशन है 211 से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ, इसके बाद रॉयल इंडियन नेवी में जो है विद्रोह या गदर। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा 3, 2 एंड 1, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर के बीच 1931 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 9 अगस्त 1942 को, रॉयल इंडियन नेवी में गदर 18 फरवरी 1946 को। 212 है, नीचे दिए गए घटनाओं को उनकी तिथ्यानुसार क्रमबद्ध कीजिए। अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले बंग भंग का निर्णय, इसके बाद स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा, इसके बाद अगर बात करें तो आपका कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में स्वराज को स्वीकार करना, इसके बाद सूरत फाड़। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी गई। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय आंदोलन के दिशा में एक सही कदम उठाया। दादा भाई नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटेन या उसके उपनिवेशों की तरह भारत में अपनी सरकार का गठन करना है। यानी स्वराज की स्थापना को कांग्रेस का उद्देश्य स्वीकार किया गया। 1907 में सूरत अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को लेकर पार्टी विभाजित हो गई। 213 है, कथन ए, उपनिषदों के प्रति नेहरू की श्रद्धा नहीं थी। यह कथन सही नहीं है, कारण उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी। उनकी दृष्टि वैज्ञानिक तो थी, यानी इसका सही जवाब है ए गलत है, आर सही है। देखिए, उपनिषदों में वैदिक साहित्यों का दार्शनिक और वैज्ञानिक विवेचन है। नेहरू जी उपनिषदों को प्रमाणिक ग्रंथ मानते थे, इनमें इनकी श्रद्धा थी। नेहरू जी को आधुनिक भारत में विज्ञान का प्रणेता माना जाता है। नेहरू जी ने भारत के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विज्ञान को एक महत्वपूर्ण साधन माना और उसके विकास पर बल दिया। 214 है, किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। किसने कहा था डोडो की भांति जो साम्राज्यवाद है दिवंगत हो चुका है। इसका सही जवाब है क्लीमेंट एटली, सी ऑप्शन। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटली ने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। 215 है, यहां यानी भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा। यहां यानी भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा। याद रखिएगा, सही जवाब है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा यह बात कही गई थी। यह कथन है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का। 1942 में भारत आए मिशन के ये नेतृत्व करता थे। 1946 के कैबिनेट मिशन के भी ये सदस्य थे। 216 है, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था। यह कहा था सच्चिदानंद सिन्हा ने, यानी सी ऑप्शन। यह कथन का जो संबंध है, इस कथन के जो संबंधित है वह सच्चिदानंद सिन्हा। 217 है, प्रथम अणु बम विस्फोट किस नगर में किया गया। प्रथम अणु बम विस्फोट किस नगर में किया गया। तो सही जवाब है हिरोशिमा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, अगर बात करें तो प्रथम अणु बम विस्फोट 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर में किया था। इसके बाद 9 अगस्त 1945 को दूसरा अणु बम विस्फोट जापान के ही नागासाकी शहर पर किया गया।
इन दोनों विस्फोटों के परिणाम स्वरूप जापान ने 15 अगस्त 1945 को संयुक्त शक्तियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई? फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई बताइए? तो 1789 में, 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में फ्रांस में हुई। यह क्रांति सामंतवाद, वर्गीय विशेषाधिकार, भ्रष्ट नौकरशाही और निरंकुश एवं अयोग्य राजतंत्र के विरुद्ध मध्यम वर्ग का विद्रोह था। 219 है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। इन सभी घटनाओं को व्यवस्थित रूप से कालक्रमानुसार आपको सजाना है। तो सबसे पहले आएगा चंपारण आंदोलन, इसके बाद अमृतसर घटना, इसके बाद आपका आएगा, बताइए, इसके बाद मोपला विद्रोह, इसके बाद चौरी चौरा की घटना, यानी सी ऑप्शन। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था, अमृतसर घटना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था और चौरी चौरा की जो घटना थी ये 4 फरवरी 1922 को हुआ। 220, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा पहला और तीसरा। इनमें जो सही कथन है, जवाहरलाल नेहरू मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री की चौथी पदावधि में थे और भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री 1977 में पद पर नियुक्त हुए। पहला तीसरा जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु चौथी पदावधि के दौरान हुई 27 मई 1964 को। पहला कथन सही है। जवाहरलाल नेहरू संसद सदस्य के रूप में इलाहाबाद के फूलपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। दूसरा कथन सही नहीं है। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जनता पार्टी के मोरारजी देसाई थे, जो 24 मार्च 1977 को पद पर नियुक्त हुए। उन्होंने गुजरात के सूरत संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। 221 है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम में प्रस्तुत कीजिए। सही कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा, सही कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा। तो सबसे पहले आएगा आपका लखनऊ समझौता, गांधी इरविन समझौता, इसके बाद पूना समझौता, इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही क्रम है। लखनऊ समझौता 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौते पर कांग्रेस की तरफ से गांधी जी और सरकार की तरफ से इरविन ने हस्ताक्षर किए। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास के प्रयत्नों से गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जो पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंतिम रूप से जो वापसी है, 1 अगस्त 1934 को गांधी जी ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन संक्षिप्त और निराशाजनक स्वरूप के कारण असफल रहा। 222 है, इनमें से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? इनमें से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ समझौता 1916। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 1916 में लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, जबकि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, शिमला समझौता 1945 में, पूना समझौता 1932 में हुआ। इसके अलावा 1945 में लियाकत अली और भूला भाई देसाई के बीच समझौते की बात अफवाह के रूप में सामने आई थी। वास्तव में यह समझौता नहीं हुआ था। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा संशोधित उत्तर पत्र में इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया था। 223 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में सुमेलित नहीं है?
इसमें जो सुमेलित नहीं है, सुरेश तेंदुलकर का संबंध राजनीतिक शास्त्री से दिया गया राजनीति शास्त्री, जो कि सुमेलित नहीं है। जो तेंदुलकर थे और शास्त्री है, न कि राजनीतिक शास्त्री या राजनीति शास्त्री। 224 है, सुमेलित करिए। तो इसको अगर सुमेलित कीजिएगा तो बारदौली का जो संबंध है गुजरात से है, चौरी चौरा का जो संबंध है उत्तर प्रदेश से है, यरवदा महाराष्ट्र में, नोआखली पश्चिम बंगाल, यानी इसका सही जो ऑप्शन है सी ऑप्शन में दिया गया है। बारदौली गुजरात राज्य में स्थित है, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में है। यहीं पर असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को हिंसक भीड़ ने थाना जला दिया। इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी जो है 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया। यरवदा जेल महाराष्ट्र में स्थित है, नोआखली पश्चिम बंगाल में स्थित है, जहां स्वतंत्रता के समय भीषण दंगे हुए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 225। निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इनमें से जो सही नहीं है, राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल बंगला में की थी। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही नहीं है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी मूलतः संस्कृत और बंगाली दोनों ही भाषाओं के मिश्रित प्रयोग से की थी। यह उनके उपन्यास आनंद मठ में संकलित है। 226। स्वतंत्रोत्तर काल में घटित निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। स्वतंत्रोत्तर काल में घटित निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आएगा ख्रुश्चेव एवं बुल्गानिन की भारत यात्रा। इसके बाद दलाई लामा का भागकर भारत आना, दलाई लामा भागकर भारत आए। इसके बाद चाउ एन लाई का भारत में आगमन हुआ और इसके बाद गोवा मुक्ति, यानी सही जो विकल्प है वो है आपका डी ऑप्शन। अमेरिका ने 1955 में पुर्तगाल के इस दावे का समर्थन किया कि गोवा पुर्तगाल का ही एक प्रदेश है। उसने भारत की तब आलोचना की जब 14 वर्षों तक धैर्य रखने के बाद 1961 में उसने गोवा को फौज भेजकर मुक्त करा लिया। 1955 में नेहरू एक बड़ी ही महत्वपूर्ण यात्रा पर सोवियत संघ गए। उसी वर्ष बाद में ख्रुश्चेव और बुल्गानिन भारत आए। 1959 में तिब्बत में बड़ा विद्रोह हुआ। दलाई लामा अपने हजारों अनुयायियों के साथ तिब्बत से भागकर निकले और उन्हें भारत में शरण जो है अवश्य दे दी गई, लेकिन निर्वासन में सरकार बनाने की इजाजत नहीं दी गई, न ही राजनीतिक गतिविधियों में इजाजत दी गई। चाउ एन लाई को बातचीत के लिए अप्रैल 1960 में दिल्ली बुलाया गया, लेकिन कोई विशेष नतीजा नहीं निकला। इसके बाद 227 भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हस्ताक्षरित हुआ था कब? तो 1972 में। 1971 में भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच एक शिखर सम्मेलन जून 1972 में शिमला में हुआ। तब दोनों पक्षों ने एक समझौता पर हस्ताक्षर किए जिसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। 228 है, भारत ने ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया था? भारत ने ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया था? तो सही जवाब है पाकिस्तान, डी ऑप्शन। 1999 में कारगिल विवाद के दौरान भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध सफल सैन्य कार्रवाई की थी जिसे ऑपरेशन विजय की संज्ञा दी गई थी। 229 है, कृषक दिवस मनाया जाता है। कृषक दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 23 दिसंबर को, डी ऑप्शन। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की स्मृति में प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को कृषक दिवस मनाया जाता है। 230 है, सुमेलित कीजिए। सही जवाब क्या होगा? मिलान कीजिए। तो देखिए, अगर बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर का जो संबंध है साहित्य से है। अमर्त्य सेन कौन थे? तो ये अमर्त्य सेन एक अर्थशास्त्री थे। चंद्रशेखर ये
खगोल भौतिकी से संबंधित हैं और वीनू माकड़ ये क्रिकेटर हैं। यानी सही ऑप्शन डी में दिया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य से संबंधित हैं। इन्हें वर्ष 1913 में अपनी रचना गीतांजलि के लिए जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वह प्रथम भारतीय थे। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन प्रवासी भारतीय हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चंद्रशेखर प्रसिद्ध खगोल भौतिकी वैज्ञानिक थे। भौतिकी के क्षेत्र में विशेष योगदान के कारण इन्हें 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वीनू मांकड़ प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी थे। 231 है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन। 232 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो देखिए सही घटनाओं का जो कालक्रम है जिस ऑप्शन में दिया गया है आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा, सबसे पहले अगर बात करें तो चंद्रशेखर आजाद की शहादत, इसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है, इसके बाद भगत सिंह को फांसी दी जाती है और इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन होता है। सही क्रम ऑप्शन ए में दिया गया है। चंद्रशेखर आजाद की शहादत कब हुई? तो 27 फरवरी 1931 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 से 31 मार्च 1931 को हुई। 233 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सही कालक्रमानुसार इनको जो है बताना है, सही कालक्रमानुसार। तो सबसे पहले 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में। इसके बाद होता है गांधी इरविन समझौता, इसके बाद होता है राजगुरु को फांसी और इसके बाद होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। यानी सही जो ऑप्शन दिया गया ऑप्शन ए में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, जबकि कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 से 31 मार्च 1931 को। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई, तो इसीलिए विकल्प ए सही होगा। 234 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो मिलान कीजिए। सुभाष चंद्र बोस का संबंध है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन से। वल्लभ भाई पटेल का संबंध है ऑपरेशन पोलो। इकबाल का जो संबंध है 1930 का मुस्लिम लीग अधिवेशन, 1930 का मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन था, इकबाल का जो संबंध इन्हीं से है। और बटुकेश्वर दत्त का संबंध सेंट्रल असेंबली में बम फेंका जाना। यानी सही जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सही है। दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन के इन्होंने अध्यक्षता की थी। वल्लभ भाई पटेल इनका संबंध ऑपरेशन पोलो से है। इकबाल ये 1930 का मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता इन्हीं के द्वारा हुआ। बटुकेश्वर दत्त सेंट्रल असेंबली में बम फेंके। 235 है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो सही जवाब है भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध को सुधारना। भारतीय राज्य समिति ने सर हरकोट बटलर की अध्यक्षता में 1927 में एक समिति का गठन किया जिसे बटलर समिति भी कहा जाता है। इस समिति का गठन जो है परम सत्ता और देशी राजाओं के बीच के संबंधों की जांच और स्पष्टीकरण के लिए किया गया था। समिति ने 16 राज्यों का दौरा किया और 1929 में अपनी रिपोर्ट दाखिल की। भारत में सर्वोच्च सत्ता और देशी रियासतों के तत्कालीन संबंधों की जांच करने के उपरांत समिति ने देश दोनों के वित्तीय और आर्थिक संबंधों को व्यवस्थित करने के विषय में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। 236 है, भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्सों की समाप्ति कब की गई? भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और
प्रिवी पर्सों की समाप्ति कब की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1971 में। 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा रियासतों के शासकों को प्राप्त विशेषाधिकार और प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। 237 प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस कलकत्ता में 27 दिसंबर 1928 को संपन्न हुई। इस कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 238 है निम्नलिखित में से कौन 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे? कौन 1948 में सभापति 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे? तो अशोक मेहता, टीएस रामानुजम और जीजी मेहता। हिंदू मजदूर सभा की स्थापना दिसंबर 1948 में ट्रेड यूनियन सम्मेलन के दौरान कलकत्ता में हुई थी। इस सम्मेलन में भारतीय मजदूर संघ, हिंद मजदूर पंचायत, फॉरवर्ड ब्लॉक के संघों और शीर्ष स्वतंत्र व्यापार संघों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। संस्थापक सम्मेलन में रामचंद्र सखाराम रुईकर को अध्यक्ष, अशोक मेहता को महासचिव, जीजी मेहता और वीएस माथुर को सचिव, मणिबेन कारा और टीएस रामानुज को उपाध्यक्ष और आर.ए. खेदगीकार को कोषाध्यक्ष चुना गया था। 239 है अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है कहां? अलीपुर सेंट्रल जेल कहां स्थित है? तो याद रखिएगा कोलकाता में। अलीपुर सेंट्रल जेल कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। ब्रिटिश राज के समय यहां राजनीतिक बंदियों को रखा जाता था। 240 है ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा है? ऑपरेशन पोलो जुड़ा हुआ है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से, डी ऑप्शन। हैदराबाद रियासत में सैनिक कार्यवाही के दौरान ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। यह ऑपरेशन 13 से 18 सितंबर 1948 के बीच चलाया गया था। 241 है किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम बंगाल का, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल राज्य का जो सचिवालय भवन है राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। कोलकाता स्थित इसी भवन में पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कार्यालय स्थित है। इस भवन के वास्तुविद थॉमस लियान थे। इसका निर्माण मूलतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जूनियर सर्वेंट्स यानी राइटर्स के लिए 1977 में किया गया था। 242 है नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? नई दिल्ली के किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय के रूप में परिवर्तित किया गया है? तो सही जवाब है तीन मूर्ति भवन, त्रिमूर्ति भवन या तीन मूर्ति भवन। 14 अप्रैल 2022 को अंबेडकर जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह संग्रहालय तीन मूर्ति या त्रिमूर्ति भवन परिसर में बनकर तैयार हुआ है। उल्लेखनीय है कि तीन मूर्ति भवन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निवास स्थान था। 243 है कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की जो प्रक्रिया है इसको किस सिद्धांत के मदद से समझाया है? तो सही जवाब है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत के मदद से समझाया है। मार्क्स के विचारों में ऐतिहासिक प्रक्रिया में प्राचीन समाज का आधार दासता, सामंतवादी समाज का आधार भूमि और मध्यम वर्गीय समाज का आधार नगद पूंजी है। यह उनके इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है। उनके अनुसार समाज का इतिहास आर्थिक कारणों से निर्धारित होता है। किससे? आर्थिक कारणों से, जिसके मूल में वर्ग संघर्ष का द्वंद्व होता है। 244 है मदर टेरेसा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मदर टेरेसा के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है?
तो याद रखिएगा, मदर मदर टेरेसा के संबंध में जो कथन सही नहीं है, मृत्यु के समय वे भारतीय नागरिक नहीं थी, ये कथन सही नहीं है। मदर टेरेसा का जन्म उत्तरी मैसिडोनिया यानी अल्बानिया मुल्क की ये थी, 1910 में हुआ था मैसिडोनिया में। 18 वर्ष की आयु में एक मिशनरी की सदस्यता ग्रहण करके वह नन बन गई। 1929 में वह भारत आई और यहीं पर रहकर उन्होंने कलकत्ता के सेंट मेरी बंगाली माध्यम स्कूल के अध्यापन कार्य को जो है आगे बढ़ाया। 5 सितंबर 1997 को इनकी मृत्यु के समय उन्हें भारत का नागरिकता प्राप्त थी। 245 मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है, बताइए। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा के द्वारा मानव सेवा के लिए 1950 में स्थापित धर्म संघ मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। 246 है, चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया? चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया कब? सही जवाब है 1959 में। देखिए चीन ने तिब्बत पर 1959 में कब्जा किया और तब से तिब्बत की स्वायत्तता समाप्त हो गई। 247 है, किस वर्ष में सोवियत संघ रूस बना? किस वर्ष में सोवियत संघ रूस बना? तो सही जवाब है 1991। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस और अन्य स्वतंत्र गणराज्यों के रूप में सोवियत संघ विभाजित हो गया। 248 है, भारत पाकिस्तान के किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था? भारत पाकिस्तान के किस युद्ध के बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ? तो दिसंबर 1971 के युद्ध के बाद। बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई के दौरान मुक्ति वाहिनी का गठन पाकिस्तानी सेना के अत्याचार के विरोध में किया गया था। मुक्ति वाहिनी एक छापामार संगठन था जो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ रहा था। इसको भारतीय सेना ने समर्थन दिया था। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की ओर से भारतीय ठिकानों पर हमले के बाद भारतीय सैनिकों ने पूर्वी पाकिस्तान को मुक्त कराने का अभियान शुरू किया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों के साथ लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने भारतीय पूर्वी कमांड के जेओसी इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत अरोड़ा के समक्ष औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात दिसंबर 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था। 249 है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण हुआ था 3 अक्टूबर 1990। 3 अक्टूबर 1990। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी अमेरिकी प्रभावित पश्चिमी जर्मनी और रूस प्रभावित पूर्वी जर्मनी में विभाजित हो गया, जो 40 वर्षों से अधिक समय के बाद 3 अक्टूबर 1990 को पुनः एकीकृत हुआ। 250 संयुक्त राज्य अमेरिका का 1941 ईस्वी में दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण क्या था? संयुक्त राज्य अमेरिका का 1941 ईस्वी में दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण था पर्ल हार्बर पर आक्रमण। पर्ल हार्बर पर आक्रमण यानी डी ऑप्शन। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ तो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण से हुआ था, लेकिन अमेरिका इसमें सैन्य रूप से शामिल नहीं था। 7 दिसंबर 1941 को जापान के द्वारा अमेरिकी हवाई द्वीप स्थित नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर अचानक हमले के बाद अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध में सैन्य रूप से सम्मिलित हो गया। 251 संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा, जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो 1789 ईस्वी से 1797 ईस्वी तक अपने पद पर बने रहे। 252 निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राष्ट्रपति कौन था जिसने राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया? संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राष्ट्रपति कौन था जिसने राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया हो?
तो याद रखिएगा रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन संयुक्त राज्य अमेरिका के 37वें राष्ट्रपति थे। वे अमेरिका के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे जिन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वाटरगेट स्कैंडल में अपनी भूमिका के कारण महाभियोग की संभावना को देखते हुए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। 253 है, बिशप टुटू किस देश से संबंधित हैं? बिशप टुटू किस देश से संबंधित हैं? तो दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका। देखिए, बिशप डेसमंड टुटू दक्षिण अफ्रीका के एक अश्वेत पादरी थे जिन्होंने 1980 के दशक में रंगभेद विरोध का आंदोलन चलाकर विश्वव्यापी ख्याति अर्जित की थी। 1984 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2005 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ था। 254 है, चीन में वास्तविक कागज के निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है? चीन में वास्तविक कागज के निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है? तो साई लुन को। चीन में वास्तविक कागज के निर्माण का श्रेय साई लुन को प्राप्त है। चीन के लियांग प्रांत के निवासी साई लुन ने 105 ईस्वी में कागज का निर्माण किया था। 255 है, वह कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को देखिए, बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। प्लेटो सुकरात के शिष्य थे, सही है। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटो सुकरात का शिष्य था तथा अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में प्लेटो ने नया तथा आदर्श राज्य की संकल्पना का विवेचना की है। 256 पुनर्जागरण संस्कृति के इटली में प्रारंभ होने का कारण था। पुनर्जागरण संस्कृति के इटली में प्रारंभ होने का जो कारण था वो क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, सी ऑप्शन। 14वीं शताब्दी में प्रारंभ पुनर्जागरण को यूरोप में मध्यकालीन सामंतवादी युग की समाप्ति और आधुनिक युग के प्रारंभ के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका प्रारंभ इटली से हुआ। पुनर्जागरण संस्कृति के इटली में प्रारंभ होने का कारण यहां विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता थी। 257 है, ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोह के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोह के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो याद रखिएगा मदुरै, सी ऑप्शन। कल्लार दक्षिण भारत के जनजातीय समुदाय से संबंधित है। ब्रिटिश भारत में कल्लार जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। यह जनजाति दक्षिण भारत के मदुरै और आसपास के क्षेत्र से संबंधित थे। 258 है, 1909 का अधिनियम किससे संबंधित था? 1909 का अधिनियम संबंधित था। तो याद रखिएगा पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। 1909 के अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। लॉर्ड मिंटो ने पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके लॉर्ड मार्ले को लिखा था, हम नाक के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। 259 उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजौलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया और जेल गई। उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताना है जिसने बिजौलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। इन्हें गिरफ्तार किया गया 1930 के सत्याग्रह, 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने भाग लिया और जेल गई। इनका नाम है रमा देवी। रमा देवी याद रखिएगा। रमा देवी स्वतंत्रता सेनानी लाडू राम जोशी की पत्नी थी। उन्होंने बिजौलिया आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह और अन्य किसान तथा राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। 260 है, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। एक तरफ राजनीतिक दल, दूसरे तरफ इनसे संबंधित वर्ष दिए गए हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा 1885। आप सभी को पता है, कमेंट में बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना है 1885। भारतीय जनसंघ का 1951, भारतीय साम्यवादी दल का 1925 और AIADMK 1972। यानी सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया गया। दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, भारतीय जनसंघ का 1951,
भारतीय साम्यवादी दल का 1925, AIMDMK का 1972। इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? तो विलियम विल्सन हंटर, विलियम विल्सन हंटर। इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया का संकलन विलियम विल्सन हंटर के द्वारा किया गया था। 262 है, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो सही जवाब है MK गांधी, डी ऑप्शन। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन महात्मा गांधी के सुझाव का परिणाम था। महात्मा गांधी ने महसूस किया था कि गांव को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया था कि एक गांव के सभी मामले वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एक पंचायत के द्वारा प्रशासित किए जाने चाहिए। 263 है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा चैत्र, डी ऑप्शन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना चैत्र का होता है, जबकि अंतिम महीना फाल्गुन का होता है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहे, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि चैनल को आप लोगों ने ज्वाइन करके हमें सपोर्ट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।